चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये वो टॉपिक है जो सब विद्यार्थी पढ़ता है 12th क्लास से ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को ये टॉपिक बिल्कुल मेमोरी में होगा, करेक्ट। तो इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे वस्तुतः कि जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में दिया था और आपने उस वीडियो को देखा भी होगा कि मेम्ब्रेन प्रोटीन की क्यों जरूरत है, क्या दरकार है, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड, व्हाई दिस वेरियस काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, क्या जरूरत है इन प्रोटीन्स का, क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता है। तो कोई भी सिस्टम कहता है कि जैसी जरूरत वैसा निर्माण वैसा सप्लाई, मतलब कि एज पर द नीड थिंग्स आर इंजीनियर्ड एंड द आर्किटेक्चर इज फॉर्म्ड। तो क्लियर कट एकदम संवाद है कि जो जरूरत होगा उस आधार पर ही ये काम होता है। तो आप सब लोग जानते होंगे 3 प्रकार के इस प्रोटीन का कैटेगरी बांटा गया मेम्ब्रेन के अंदर में। तो सबसे पहला कैटेगरी है, उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल को हम लोग और क्या बोलते हैं, इंट्रिंजिक। तो एक ही चीज है दोनों, है ना। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, हम इंटीग्रल प्रोटीन्स लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो दूसरा कैटेगरी इसके अंदर में आता है, उसका नाम होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल को हम लोग एक्सटर्नल भी कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। और जो तीसरा कैटेगरी आता है उसे हम लोग बोलते हैं एम्फीट्रॉपिक। एम्फीट्रॉपिक, एमपीएच है, एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन्स। तो ये 3 कैटेगरी में प्रोटीन्स को बांटा गया। आप सब लोग पहले भी इस सब टर्म से वाकिफ है, मुझे पक्का यकीन है कि आप इन सब चीजों के बारे में जानते हैं कि कौन एम्फीट्रॉपिक होता है, कौन इंटीग्रल प्रोटीन होता है। जब सब बात करें हम सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन का, वह इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब क्या। तो वह मेम्ब्रेन, वह प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड हो। मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड हो तो देखो अब डायग्राम हम बना रहे हैं और अच्छे से सब लोग समझना। ठीक है, अच्छे से सब लोग समझना। अब मैं उतना, ये एक मेम्ब्रेन है, ये उसका आउटर मोनोलेयर है और ये उसका इनर मोनोलेयर। ये सब तो आप टर्म सब सीख चुके हैं, तो आप काफी कंफर्टेबल फील करते होंगे। और एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन यहां से आया, ठीक है, यहां से, और इस प्रकार से ये प्रोटीन होते हुए मेम्ब्रेन से इस पार। यह एक प्रकार का इंटीग्रल प्रोटीन। लेकिन इस प्रोटीन का टाइप क्या है, कि मेम्ब्रेन के बाहरी साइड से भीतरी साइड की को कनेक्ट करता है। ये मतलब इंटायर मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है। तो हम लोग इस सब को एक टर्म में बोलते हैं, उसका क्या नाम होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये कहते हैं इसको हम लोग कि ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार तक, मतलब दोनों पार की ओर रहे, वो हम उसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। अब कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हमको देखने को मिलते हैं जो सिर्फ आउटर मोनोलेयर में, ऐसे आउटर मोनोलेयर में। कुछ ऐसे प्रोटीन्स देखते हैं जो सिर्फ अंदर के मोनोलेयर में। ये सभी क्या कहलाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये दोनों, इंटीग्रल प्रोटीन। लेकिन क्या ऐसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे, बोलिए तो सब लोग हाँ या ना। नहीं सर। नहीं, नो क्यों सर। नहीं? क्योंकि ये मेम्ब्रेन के इस नो सर। उस पार नहीं है, ये मेम्ब्रेन के एक ही लेयर में अवस्थित है। इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, बट इट इज नॉट अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता है, कतई नहीं होता है, कदापि नहीं होता है। ठीक है, चलो। अब एक तो आपने ये सीखा कि इंटीग्रल प्रोटीन्स हम लोग कैसे समझेंगे। अब जो मुद्दा आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो आ रहा है पेरिफेरल प्रोटीन्स का। ब्लू कलर से इसको हम लोग बनाते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स कभी भी मेम्ब्रेन के अंदर में नहीं आएगा, कुछ भी, किसी हाल में नहीं। अब देखो, एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटीन है ये, ओके, और ये मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है थ्रू वीक इंटरेक्शंस। ठीक है, अंदर भी कोई प्रोटीन है और ये प्रोटीन मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। अब मेम्ब्रेन में प्रोटीन के थ्रू कनेक्टेड रहे, चाहे फिर लिपिड के थ्रू कनेक्टेड रहे। अब मान लो कि यहाँ फॉस्फोलिपिड है, मान लो, क्या होता ही है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? लाइपोप्रोटीन। क्यों कहेंगे लाइपोप्रोटीन? क्योंकि लिपिड के साथ प्रोटीन का जुड़ाव है। ओके, हाँ, ये जुड़ाव जो है विद्यार्थियों, सभी लोग, आप लोग मेरी बात को ध्यान और कान दोनों को रख कर सुनिएगा। ये जो कनेक्टिविटी है ना इन दोनों के बीच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नेट में बहुत सारे सवाल इससे आते हैं। ये कनेक्टिविटी कैसी होती, किसके मदद से यह जुड़ता है, यह सवाल होगा और इस सवाल का जवाब भी हम देंगे आपको। तो अभी सिर्फ सवाल पैदा करके छोड़ दिए, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक ये हो गया। या फिर क्या है कि एक सपोज करो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, आप लोग सब सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, और उसके साथ एक बाहर पेरिफेरल मेम्ब्रेन जो है इससे हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किसी के मदद से भी जुड़ा रहे। तो हम लोग इस प्रोटीन को क्या कहेंगे? कहिए तो सब लोग। इंटीग्रल या पेरिफेरल? पेरिफेरल। गुड। और इस प्रोटीन को क्या कहेंगे जिसको मैंने अभी घेरा है? ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन। बिल्कुल सही, दोनों जवाब सुनने को मुझे मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के प्रोटीन्स की समझ जो है आपको बिल्कुल और बिल्कुल ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास आया कौन? एम्फीपिक। भाई एम्फीट्रॉपिक क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? तो कुछ चीजें जो हैं अब आपको बताने की जरूरत है, तभी आप समझ पाइएगा इन सबों का भी। सब लोग कॉपी कलम, तो मुझे उम्मीद है, पक्का यकीन है कि सब लोगों ने अपना कॉपी कलम ओपन कर रखा होगा। ठीक है, अभी जो हम हेडिंग लिख रहे हैं देखो, उसके बिना, मैं जो समझाने जा रहा हूं उसके बिना आप इन प्रोटीन्स के काम करने और इनके जो स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नहीं समझ पाइएगा। इसलिए आप सभी पंटरों से मेरा ये आग्रह है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि सर क्या बताने जा रहे हैं। हम दिखाने जा रहे हैं अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग और इंटरैक्शंस, ओके, ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब इस यदि ये समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही समझ पाएंगे, बाकी कुछ हम कभी एक्सप्लेनेटरी मोड में नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा टाइप है? सबसे पहला टाइप है इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होता है वह किस प्रकार से लिपिड बायलेयर से इंटरेक्ट करता है? तो हम इनके बारे में कहते हैं कि दे इंटरैक्ट। किससे इंटरेक्ट करता है? इंटरैक्ट विथ लिपिड बायलेयर। किसके द्वारा? हमारा आंसर होता है थ्रू हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ना। क्यों किया मैंने इसको हाईलाइट? क्या मतलब है मेरा कि हमें इस हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को समझना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो किसी हाल में भी हम सिर्फ बोलते रह जाएंगे, +2 लेवल का हमारा नॉलेज रहेगा, लेकिन उससे एडवांस नॉलेज हमारा डेवलप नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, आपका नॉलेज रहे कि कहीं आप किसी सोसाइटी में जाएं, कहीं भी आप बोलें तो सुनने वालों को फील होना चाहिए कि विद्यार्थी जो है वो बहुत ही अच्छा है, और आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से पढ़े हैं, है ना, अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, ठीक है, कौन से टीचर ने आपको पढ़ाया है। तो उससे हम लोग की भी प्रतिष्ठा होगी, वो क्या होगी? बढ़ेगी। और कोई भी विश्वविद्यालय बिल्डिंग टेबल बेंच से नहीं बनता है। विश्वविद्यालय बनता है अच्छे विद्यार्थियों से, और उनके साथ टीचर भी क्या बन जाते हैं? अच्छे बन जाते। देखो विद्यार्थी अच्छे होते हैं ना तो टीचर भी अच्छे हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाता है, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी अच्छा हो जाता है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, अच्छा रांची यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है भाई, वहां तो बड़ा ये है, मतलब बहुत पॉपुलर है, ऐसा करके। तो वो आप पर डिपेंड करता है। मतलब आप सबको पता होगा कि आज हॉकी में विमेंस टीम ने
ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हरा दिया, ठीक है, उसकी इज्जत क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप सब जो है खूब मेहनत करिए, अभी हम सबको डिस्कस भी करेंगे। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को अगर देखें तो ये कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम क्या लिखते हैं, दे इंटरैक्ट विथ, किसके साथ, लिपिड बायलेयर, किसके द्वारा, थ्रू, किस प्रकार का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। अब आप देखिए किस प्रकार के इंटरेक्शंस देखे जा रहे हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स में, दो प्रकार के, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और तीसरा जो है वो है एम्फीट्रॉपिक। एम्फीट्रॉपिक पहले समझा देंगे बॉन्डिंग, तभी उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, समझ गए ना, इसलिए पहले स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन्स, अगर एम्फीट्रॉपिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं तो इनका इंटरेक्शन कैसे होगा, किस प्रकार के इंटरेक्शन शो करेंगे, तो इनके बारे में हम कहते हैं कि दे शो नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन, ठीक है, तो नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन शो करते हैं ये, किस प्रकार से दिखते हैं ये, अब इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। आप में से कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, चलिए शुरू करते हैं, पहले आपको मौका मिलता है। मेरा पहला सवाल है आप सबसे है पहला सवाल, और वो है व्हाट इज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। आप उदाहरण देकर भी समझा सकते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी को लगे कि हम सर डिफाइन एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, बट मेरे पास एग्जाम्पल हम उससे समझा सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, आइए, कौन बता रहा है मुझे, सर जिसके थ्रू सर नॉन पोलर एटम्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है, किसने बोला है, अपना नाम बताओ। सर दीपिका। हाँ दीपिका, बिल्कुल सही कहा है आपने कि ऐसा इंटरेक्शन जो नॉन पोलर एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है उसे हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। देखो, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को एक और टर्म में भी हम लोग बात करते हैं, और वो क्या होता है, नॉन पोलर इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो दीपिका ने क्या किया, उसने इस बिंदु को हमारे साथ बताया, सर हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर इंटरेक्शन है। लेकिन मैं कहता हूं दीपिका कि ऐसे बहुत सारे आप में विद्यार्थी होंगे जिनको ये नहीं समझ में आता होगा कि नॉन पोलर क्या है, व्हाट इज नॉन पोलर। तो पहले मैं आप ही लोगों में से मौका देता हूं, कौन बताएगा मुझे कि व्हाट इज नॉन पोलर। जिस मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिस पर प्लस या माइनस कोई भी चार्ज, चाहे पूरा या फिर पार्शियल, नहीं हो। देखो मैंने काट दिया इसको, वैसे हम लोग मॉलिक्यूल को कहते हैं नॉन पोलर, ठीक है। अब सब लोग देखो और मुझे बताओ, ये जो डायग्राम बना रहे हैं वो तो फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है, करेक्ट। इसमें ये हेड है और ये टेल है। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि आप मुझे बताएं कि इसमें कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर। सर टेल सर नॉन पोलर है और सर हेड सर पोलर है। बिल्कुल सही कहा है आपने, टेल नॉन पोलर है। अब आप ये बताइए कि टेल नॉन पोलर क्यों है।
सर वो फैटी एसाइल। ठीक है, वो तो हम लोग समझ गए, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है इसके पीछे वो हम पूछ रहे हैं। आप जानती हैं, जरूर बताएंगी, मुझे पता है कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं आप लोगों से कि ये सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो रहा है, गुंडई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है ना, मोबाइल के पीछे फंसा हुआ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब में, तो थोड़ा सा वो भी घटा दो, है ना, उसको भी जो है समुचित उपयोग करना है। अब ये इसको क्यों हम लोग बोलते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक टेल है? बोलो बोलो सर बोलो। वाटर से इंटरेक्ट नहीं होता। वो तो ये है ना, मतलब सेकेंडरी सिम्टम है ना उसका। हम लोग क्या कहते हैं, सर ये सिर्फ याद याद करो मैंने क्या कहा था। ये जो चेन है ये एग्जैक्टली कैसे दिखता है? ये ऐसे दिखता है, याद है सबको? फैटी एसिड चेन याद है सबको? ये क्या होता है यहाँ पर? CH3। यहाँ पर क्या होता है? CH2। याद है? ये सब चीज बताए हैं जी, ऐसे ना भूलो। CH2 कहीं भी है क्या है? यहाँ पर सब जितने एंगल है वो सब CH2 है। ये सब एंगल CH2 CH2 CH2। इसका मतलब क्या है कि इंटायर जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है, और इसमें कहीं भी कोई भी पोलर एटम नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। कार्बन, ये CH3 में कोई चार्ज नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये किस प्रकार का एंड कहलाएगा इसका? या हाइड्रोफोबिक टर्मिनल होगा। ये भी जो कार्बन है उसके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है। ये भी क्या होगा? क्या ये इंटरेक्ट कर पाएगा? हम लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। अब देखो, सुनो और समझो, मैंने क्या कहा था सबको कि जिसकी बायोकेमिस्ट्री अच्छी होगी वो विद्यार्थी अच्छा होगा। इसका मतलब जिसकी बायोकेमिस्ट्री अच्छा नहीं है वो विद्यार्थी खराब हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो विद्यार्थी मेहनत करेगा, मैं मदद करूंगा और वो भी अच्छा हो जाएगा। अब देखो, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अभी मैं एक ऐसे कर रहा हूँ, नटखट पना कर रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ एक ऑक्सीजन दे दिया, और उस ऑक्सीजन से मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको प्रिविलेज ले रहा हूँ। प्रिविलेज समझते हैं ना, कुछ करने का जो होता नहीं है उसको भी मैं कुछ करने का मौका चाह रहा हूँ आप लोग की इजाजत से, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ही बॉन्ड रखते हैं, ओके, ये OH है, ओके। आप कहेंगे कि सर आपने कहा ये जो CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, ये नॉन पोलर है, और OH है ये पोलर है, यह कैसे भला? है ना, आपने ऐसा क्यों कहा? एक केमिस्ट्री में टर्म आता है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं सभी, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, करेक्ट। इसका मतलब इसके लिए इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, और इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका नेचर क्या हो गया? पोलर। लेकिन कार्बन क्या है? कार्बन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इस पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है। तो यह मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल हो गया? यह हो गया नॉन पोलर, करेक्ट। ये नॉन पोलर हो गया, और इसके कारण क्या होगा? इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। तो मैंने आप सबको बहुत ओपन करके बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई सवाल होगा तो वो तो पूछना होगा आपको। आप सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। चलिए पूछिए पूछिए, सवाल पूछिए। क्लियर है ये सबको? हाँ या ना? यस सर। एक ही आवाज आ रही है, बाकी लोग कहाँ हो? ठीक है, बाकी लोग, अच्छा, मतलब सब लोग को समझ में आया, वेरी गुड। अब चलिए, अब इसको हम ऐसे, अरे बहुत सारा है ना, मैं इसको ऐसे निकाल रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों टेल को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पोलर कहते हैं। अब इसके साथ कौन जा रहा है? क्या पास हो रहा है यहां से? देखो ये क्या है, जल्दी बोलो सब लोग, क्या हम बना रहे हैं डायग्राम? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। बिल्कुल, ट्रांसमेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटीन होता है, ये देखो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी, जैसे मैंने पहले भी कोशिश किया है, लेकिन मैं आप सबको समझा रहा हूं। आप इसको देखिए, ये जो है ना, ये अल्फा कार्बन। तो लोग जानते हो किसी भी प्रोटीन जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से बना होता है ना। तो ये हो गया, देखो ये सारे जो हैं वो अल्फा कार्बन है, मतलब जितने अल्फा कार्बन उतने अमाइनो एसिड, ठीक है।
आपको सबको स्ट्रक्चर भी तो मैंने बताया है पहले भी ना, सबको स्ट्रक्चर समझाया होगा। देखो, ये अमीनो ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। करेक्ट। ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का जो पाथ होता है, लीनियर होता है, वो होता है। अब जितने लोग लेनिंजर बुक रखे होंगे, लेनिंजर, और जो भी उसको फॉलो करते होंगे, चाहे लेनिंजर हो, वोट एंड वोट हो, ठीक है, बर्ग्स स्ट्रायर हो, ठीक है, चाहे हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री हो, कोई भी, मैं एक ही क्यों बोलूं, मैं 4 किताबें बोलूं ताकि आपको जो आपके पास हो आप उससे पढ़िए। तो आप देखेंगे क्या कि सर ये तो कोर हिस्सा हो गया। अब देखो, ये जो कोर हिस्सा है ना, इसी कोर हिस्सा को इस लकीर से ऐसे दिखाया गया है, ठीक है ना, ये जो है ना, ये वही पट्टी है, ठीक है, थोड़ा इसको गाढ़ा कर देता हूं, ये वही पट्टिया है, हो तो पट्टी का डायग्राम अभी हम दिखाए, ठीक है। अब इस पट्टी से बाहर क्या है, जल्दी से मुझे सब लोग बताएंगे, पट्टी से बाहर क्या है, जल्दी बोलिए। ऑक्सीजन। 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 क्या है, NH का हाइड्रोजन, करेक्ट। क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, NH का हाइड्रोजन, करेक्ट। अब आप सब मुझे बताएंगे कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो NH है, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये यहां पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन डोनर है और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि सिलेबस बनाने वाले को ये समझ में आनी चाहिए कि सेल या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाने से पहले हम लोग बायोकेमिस्ट्री की अच्छी पढ़ाई करवाएं, ताकि विद्यार्थियों को ये सारी चीजें पहले ही से पता रहे। लेकिन पता नहीं सिलेबस बनाने वाले लोग क्यों ऐसा उल्टा करते हैं कि पहले क्या पढ़ा देते हैं वो चीज, और फिर बाद में जो जिससे बना है वो चीज। बताओ, ऐसे दुनिया चलता है? क्यों हमारे यहाँ विद्यार्थी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाते हैं? उनको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सक्सेस के लिए। यही कारण है, क्योंकि हम सिलेबस ही उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, मुझे वक्त लगेगा, थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ नोट्स का PDF देकर और उसको पढ़कर सुनाकर ये मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जितना मैं बताऊं आपको, वो आप एकदम अच्छे से पढ़ें और मेहनत करके उसको समझ लें। अब देखो, ये चीज है। अब ये जो अल्फा कार्बन है, इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है? R ग्रुप, करेक्ट। यस और नो, जल्दी जल्दी। यस सर। यस सर। जुड़ा रहता है, बिल्कुल सही। यहां से भी क्या जुड़ा होगा? R ग्रुप। बढ़िया। अब आप सब बताइए कि कोई भी प्रोटीन जो होता है उसका इंटरेक्टिव फेस क्या होता है? R ग्रुप। इंटरेक्टिव फेस क्या होता है? R ग्रुप। आपके मन में होगा कि सर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जो NH का है वो क्यों नहीं? नहीं जी, वो जो होता है ना वो कोर ग्रुप में चला जाता है। जैसे DNA होता है ना, DNA, तो DNA में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, वो अंदर होता है, कोर में होता है, वो कभी भी इंटरेक्ट ज्यादा करने की कोशिश नहीं करता है। ये R ग्रुप जो है वह इंटरेक्टिव हो गया। अब आप सबसे सवाल है, वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो नॉन पोलर है? जल्दी नाम बताओ, शुरू हो जाओ, बताइए। मैंने पढ़ा रखा आप लोग को। क्या जी, कोई नहीं बोलेगा? अरे बाबा, तो मेरा हार्ट फेल करा दोगे आप लोग, ठीक है ना, ऐसे ना करो जी। सबसे पहला है ग्लाइसिन, फिर है, क्या इसका नाम है? एलेनिन। हाँ, फिर है ग्लाइसिन है वैलिन। बोलिए मेरे साथ, वैलिन। वैलिन। सब लोग बोलो, सब लोग पार्टिसिपेट। वैलिन। ल्यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन। आइसोल्यूसिन,
हाँ, सबसे पहला क्या है, सब लोग माइक्रोफोन ओपन कर लीजिए पहले, ऐसे नहीं चलने देंगे, ठीक है ना। जो नहीं बोलेगा उसी का नंबर काटेंगे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड हो रहा है, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। अब कब माइक्रोफोन ऑन किया ये भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। सबसे पहला क्या है, उसके बाद क्या है, नहीं नहीं एलेनीन है, उसके बाद एलेनीन है। हाँ, उसके बाद क्या है, वैलीन है। एल फॉर क्या है, आई फॉर क्या है, आइसोल्यूसिन। पी से क्या होता है, प्रोलीन। और एम से क्या होता है, मेथियोनीन। ये टोटल 7 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, मेथियोनिन। अब सब लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब सब लोग म्यूट कर लीजिए, क्योंकि अब हम एक किसी का स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सिखा तो देते हैं जी, ठीक है ना। हम तो गारंटी बोलते हैं, हम कहते हैं फॉलो करो, गेट योर सक्सेस, ठीक है। अब ये बताओ कि हम एक ऐसा अमीनो एसिड बना रहे हैं जिसमें ग्लाइसिन है, एलेनिन है और वैलिन है, इन बैक टू बैक। सब लोग देखोगे और बनाओगे मेरे साथ, कोई कलम नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। सब लोग मेरे साथ इस स्ट्रक्चर को बनाइए। पहला ग्लाइसिन है, दूसरा एलेनिन है और तीसरा वैलिन है, ठीक है ना। सब लोग डायग्राम को देखिए। अब लोग तो बहुत लोग को याद भी होगा, जो विद्यार्थी को याद है वो अपना फटाफट बना सकता है, हमसे पहले ही बना सकता है। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ठीक है ना। बस 3 हो गया। अभी तक तो 3 अल्फा कार्बन है। जो अल्फा कार्बन है उसको हम ऐसे ब्रैकेटेड कर रहे हैं, ताकि आपको समझ रहे कि कौन सा कार्बन जो है वो इसका सेंट्रल अल्फा कार्बन, करेक्ट। अब जो है हम सबसे पहला क्या कहे हैं, तो सबसे पहला कहा हमने, ये हमारे पास सबसे पहला ग्लाइसिन है, इसके साथ क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन। दूसरा वैलिन है, वैलिन में क्या होगा, CH3। हाँ, वैलिन में होगा CH3। सब लोग सीखे हो, बनवाए हुए हैं पहले ही। और उसके बाद है ग्लाइसिन, और उसके बाद है, देखो इसमें क्या होता है, CH3, CH2 होता है, CH3 होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये तो बीच वाला कार्बन निकल गया है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर, इसका हो गया CH3, बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पट्टी के द्वारा इसको बता रहे हैं कि कौन सा जो है, ये पट्टी दिख रहा है सबको, यस सर। नहीं दिख रहा, थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, ठीक है ना। मतलब ये इसका पेप्टाइड, लीनियर पेप्टाइड चेन है। अब आप सब देखें गौर से और खूब बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। इसका इंटरेक्टिव फेस क्या है, हाइड्रोजन। पोलर है कि नॉन पोलर, बोल रहे नॉन पोलर। इसका इंटरेक्टिव का कौन सा हिंट है, CH3। इसमें भी हाइड्रोजन है, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर। इसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, ये भी CH3 है, ये भी क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। अब सोचो, एक अगर फॉस्फोलिपिड बनाते हैं, उस फॉस्फोलिपिड का जो फैटी एसिड चेन है वह इनके साथ ज्यादा अच्छे से रिलेशन डेवलप करेगा ना, है ना। एक नॉन पोलर क्या हो जाएगा, इसके साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। एक नॉन पोलर इसके साथ क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और नॉन पोलर इंटरेक्शन, ठीक है। यहां पर भी क्या है, CH2 है ना, सबको क्लियर हुआ।
कैसे हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर इंटरेक्शंस होता है। क्लास के बाद फिर से आप एक बार यूट्यूब वीडियो भी देखिएगा, शाम तक आपको भेज देंगे हम। अब आप बताइए कि ये इंटरेक्शन किस प्रकार का इंटरेक्शन कहलाएगा, किस प्रकार का इसको हम लोग बॉन्ड कहेंगे। सब लोग इसको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहेंगे। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्ट। देखो हम इसको इसे गाढ़ा कर दे रहे हैं। ये इंटरेक्शन किस प्रकार का इंटरेक्शन है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। एनी क्वेश्चन? आइए क्वेश्चन बोर्ड में आइए, जल्दी पूछिए। आप बोलकर पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आई हुई है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब यदि आप बहुत लोग बना रहे होंगे, सोचेंगे अरे सर बीच में मिटा दिया, रुकिए रुकिए सर, कोई बात नहीं, आप वीडियोस देखकर इसको फिर से रीड्रॉ करिए। इसका मतलब है प्रिय विद्यार्थियों, जब फॉस्फोलिपिड का ऐसे स्ट्रक्चर होगा लिपिड बाइलेयर का, सब लोग अच्छे से देखना, ठीक है ना। और एक प्रोटीन जो है इधर से आ रहा है, मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार। तो आप सब बताएं मुझे कि कितना हिस्सा जो है इसका वो नॉन पोलर जोन में है। इससे जो महीन क्वेश्चन सब पूछता है ना, मत पूछो, ठीक है ना। ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक जोन है। आप सब मुझे बताइए कि प्रोटीन का यहां से यहां जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें किस प्रकार का अमाइनो एसिड होना चाहिए? जल्दी बोलो सब लोग। नॉन पोलर। नॉन पोलर। आराम से सीख गए आप लोग। यदि यही हम बोल के निकल जाते कि प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड का कोर होता है उसके साथ प्रोटीन का जो है वो नॉन पोलर इंटरेक्शंस होता है, तो हर विद्यार्थी हमारा क्या करता? इस स्टेटमेंट को बैठ कर रटता। लेकिन अब आप खुद जान रहे हैं ऐसा क्यों होता है। किस प्रकार का अमाइनो एसिड यहां सबसे ज्यादा मिलेगा इस जोन में? यहां से यहां तक किस प्रकार का अमाइनो एसिड सबसे ज्यादा बहुलता देखी जाती है? बोलेंगे सर या तो ग्लाइसिन होगा, एलानिन होगा, पोलर अमीनो एसिड। वैलिन होगा, बोल के ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ऐसे कुछ होगा, प्रोलीन, मेथियोनिन, ये सब ज्यादा होगा, ये सब ज्यादा होगा। कौन से अमाइनो एसिड्स यहां पर नहीं के बराबर होंगे लेकिन बहुत नहीं के बराबर होंगे? इसका नाम होता है कौन कौन सा? जल्दी बोलो। सबको समझ में आ गया? ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो नहीं होंगे, डीई ना। और कौन नहीं होंगे? वो जो बेसिक अमाइनो एसिड्स वो भी नहीं होंगे। चलो, के का मतलब बोलो, क्या कौन सा अमाइनो एसिड? सर लाइसिन। आर मतलब? आर्जिनिन। एच मतलब? हिस्टिडीन। डी मतलब? ग्लूटामिक एसिड। ई मतलब? ग्लूटामिक एसिड। और ई मतलब? ई, डी का मतलब क्या और ई का मतलब क्या? जल्दी बोलो। सर ई ग्लूटामिक एसिड और डी एस्पर्टिक एसिड। हाँ बिल्कुल सही। अब आप देखिए कि ये अमाइनो एसिड जो होंगे वो क्या होंगे? यहाँ कम से कम होंगे, बहुत कम होंगे। नेट में ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर अगर इस प्रकार का अमाइनो एसिड आ जाए, ग्लूटामिक एसिड आ जाए तो किस प्रकार के इंटरेक्शंस में बदलाव होगा, क्या होगा? समझते हैं ना। यदि हमको बेसिक ही नहीं समझ में आए तो हम एडवांस इसका अप्लाइड फॉर्म के आंसर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये जो था वो था, अभी आपने पढ़ा, वो था हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। मैंने उसी के साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन नहीं बताया। अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन हो और एक तरफ ऑक्सीजन है उसके पास कुछ नहीं हो, ठीक है ना, ये सब कार्बन जुड़ा हुआ है, ओके, तो इनके बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगर नाइट्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन हो, इधर ऑक्सीजन हो, अरे ये डबल नहीं है जी, सिंगल है, ओके, कार्बन के साथ हो, या डबल बॉन्ड ही सही, चलो डबल बॉन्ड ही रखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो? जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन डोनर, और जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हाइड्रोजन नहीं होगा वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहलाता है।
इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं बीच में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड न पानी देखता है न जवानी देखता है, यह सिर्फ अपना कहानी देखता है। मतलब कहने का है यह सिर्फ एक कंडीशन देखता है कि एक हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर होना चाहिए, चाहे वो हाइड्रोफोबिक जोन में हो चाहे हाइड्रोफिलिक जोन में, पानी रहे नहीं रहे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। पानी रहेगा तो पानी के मॉलिक्यूल से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मैं कई बार सवाल भी पूछता हूं कि जो डीएनए के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ मिलते हैं? सभी विद्यार्थी बोलते हैं साइटोप्लाज्म में। तो फिर मेरा अगला सवाल होता है क्या वो न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म में पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? सब चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम रटने में ज्यादा बिलीव करते हैं, हम समझने में नहीं बिलीव करते हैं। अरे जब क्यों नहीं बनाएगा भाई? पानी में ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोटाइड में भी नाइट्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्यों नहीं बनाएगा? हाँ सर बिल्कुल बनाएगा। ये जो साइंस की जो समझ होती है ना, साइंस समझने पर जोर देता है कि समझो। वो एग्जाम्पल कहीं भी आप पुट अप कर सकते हैं। ये जो हो गया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? एक तरफ क्या हो? एक तरफ हो कार्बोक्सिलेट ग्रुप COO माइनस, और दूसरी तरफ क्या हो? दूसरी तरफ हो एक वीक एसिड अमीनो ग्रुप। तो ये जो चार्ज है ये दोनों वीक है, एक वीक बेस है और एक वीक एसिड है। इन दोनों के बीच जो एक इंटरेक्शन डेवलप करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज नॉट एन आयोनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसमें इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड, ये अलग है उससे। नेवर टेल कि दिस इज आयोनिक बॉन्ड, नेवर 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 एवर। ठीक है, तो अभी आपको ये देखने का मौका मिला किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है। तो एम्फीट्रॉपिक जो है, तो एम्फीट्रॉपिक था, याद था मैंने आपको एम्फीट्रॉपिक बताया था। एम्फीट्रॉपिक में कौन आते हैं? एम्फीट्रॉपिक में आते हैं मल्टीपास। मल्टीपास समझते हो ना? इस मेम्ब्रेन से कई बार गुजर के जो आते हैं वह इस एम्फीट्रॉपिक के अंतर में आते हैं और यहां पर जो है ये भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से इंटरेक्ट करते हैं। तो आप इस प्रकार से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन को अभी आप सभी ने पढ़ा। जो अगला मेरा क्लास होगा आप लोग के साथ, उसमें होगा कि मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपिड के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं, किस प्रकार से उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मेट्स होते हैं, उसकी पढ़ाई करेंगे।